नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। झुंझुनू से खबर है, जहां पर एक कंडक्टर की मनमानी देखने को मिली है। रोडवेज बस कंडक्टर की मनमानी देखने को मिली है। निःशुल्क यात्रा में अभ्यर्थियों से किराया वसूला गया है। राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर का वीडियो अब वायरल हो रहा है। परीक्षार्थियों को 0 पैसे की टिकट थमाकर पैसे वसूले। सीकर से नवलगढ़ आने वाली बस की ये तस्वीरें हैं। यात्रियों ने इसका वीडियो बना लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कंडक्टर की मनमानी साफ तौर पर देखने को मिली। ना देनी को नहीं, मान तो कंप्लेंट करनी है। तो पहले पैसा लिया है ना, अब अभी तो 340 की सबने दी है। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये कर रहे हो ना, आप गलत कर रहे हो ना। ये दुनिया पूरी सरकार खाना तो क्यों आपसे मांगेंगे पहले है? तो अब देखिए, ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि रोडवेज बस कंडक्टर की मनमानी देखने को मिली। अलवर में पानी की समस्या को लेकर एनईबी एक्सटेंशन की 30 से 40 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। इस दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने बताया कि वार्ड 56 में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या है, जिसको लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार जानकारी दी गई, लेकिन जलदाय विभाग के नकारापन और ढुलमुल रवैये के कारण लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। तीन साल से हम लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। कम से कम 3 साल के अंदर 20 बार गर्ग साहब और इनके अधिकारी जो भी हैं वो यहाँ पे आके विजिट कर जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, फिर चले जाती है कहानी। अभी इन्होंने कोई लाइन वाइन 2 बटे और 3 बटे को अलग अलग करा, 1 बटे 2 बटे को, उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ इनसे पानी का। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने इनसे निवेदन किया है कि जो आप हमें यहाँ पर हमें जो पानी आ रहा है पीने का पिछले 3-4 साल से, उसका TDS है लगभग 1800-1900, जो एक जहर है अपने आप में। हम तो इनसे ये निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर, सबसे टेलीफोन पे आज मेरी सबसे बात हुई है कि साहब वो जो जहर दे रहे हो वो तो कम से कम प्रॉपर दे दो। और हमारे तो 3 साल हो गया, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और हर इसमें चोकिंग निकल रही है, लाइन जाम है, एकदम खारा पानी आ रहा है। और बिल्कुल अभी तो 6 महीने से तो बिल्कुल पानी नहीं है हमारे घर में, और टैंकर डलवा के हम परेशान हो रहे हैं। और अधिकारी लोग एक भी जन सुनने को तैयार नहीं है हमारे, है ना। कहाँ पे आए? हम तो हाउसिंग बोर्ड के इसमें हैं, 3 बटे के टंकी पे है। तो सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, इस वक्त क्या जानकारी, महिलाएं टंकी पर ही हैं या नीचे उतर आई? जी, पानी की टंकी पर महिलाएं जो चढ़ गई थी, उन्हें करीब आधा घंटे में समझाइश करने के बाद में जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी पानी की जो समस्या है उसका निस्तारण करवा दिया जाएगा। इसके बाद महिलाएं नीचे उतर आई हैं और महिलाओं का कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसके बाद वो उग्र आंदोलन करेंगे। इसके जिम्मेदार प्रशासन और स्थानीय जो जलदाय विभाग के अधिकारी हैं वो होंगे। महिलाओं का आरोप है कि लगातार शिकायत के बावजूद अधिकारी उन्हें केवल आश्वासन दे रहे हैं, उसके अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। कल जलदाय विभाग के जो सिटी एक्शन हैं उनको APO किया गया है। मंत्री के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि इनको APO किया जाए। बार बार शिकायत मिल रही थी। कई जो विधायक के अलावा पार्षदों ने भी शिकायत की थी। जलदाय विभाग के अधिकारियों की जो कार्यशैली है वो सही नहीं है। इसकी वजह से जो अलवर की जनता है वो गर्मी के इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में सड़क पर उतरने को मजबूर हो रही है। लोगों को पानी की समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पानी की टंकी पर चढ़ने का पिछले 10 दिन में ही ये तीसरा मामला है। तो कहीं न कहीं अलवर में जिस तरह से पानी की समस्या है वो तो फिर राजेंद्र, कर क्या रहा है जलदाय विभाग? क्योंकि वो इंतजार करते रहते हैं अधिकारी कि लोग पानी की टंकी पे चढ़ेंगे तब हम आश्वासन देंगे, होगा या नहीं होगा ये नहीं पता।
जी, अलवर में जलदाय विभाग के अधिकारियों की जो कार्यशैली है वो कमीशन के खेल में अटकी हुई है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के द्वारा पिछले दिनों टेंडर पानी का जो टैंकर है वो छोड़ा गया था। बाजार रेट से 1.5 गुना जो रेट है वो उस रेट पर उनके द्वारा टेंडर छोड़ा गया। उनमें कहीं न कहीं आरोप लगे हैं अधिकारियों पर, उनके रिश्तेदारों और उनके मिलने वाले जो लोग हैं उनको। चलिए, बिल्कुल राजेंद्र, तो अधिकारियों का रवैया ढुलमुल साफ तौर पे दिखता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार पर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को चिंतन शिविर की जगह प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंतन करने की जरूरत है। प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर आमजन में आक्रोश है। मैं सोचता हूं कि जो चिंतन शिविर हो रहा है वो इस बात की चिंता भी करें कि हम कभी देश पे राज करते थे, आज हम 2 में क्यों रह गए। और 2 में भी जिस राजस्थान में आप चिंतन शिविर कर रहे हो उसमें इस बात की भी चिंता करो कि सांप्रदायिक विद्वेषता का यह तांडव क्यों हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है। एक करौली ने तो इस प्रमाणित ही कर दिया कि वो PFI के लोग हैं और उनके बारे में सरकार के पास सब जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी हाथ पे हाथ धरे रखे रहे, उसके कारण से हुआ। जोधपुर में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो गया, भीलवाड़ा में इसी प्रकार से, अलवर में इसी प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक, और लाहौर की आज घटनाएं। प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर आमजन में आक्रोश है। करौली जिले से शुरू हुआ तनाव और हिंसा का माहौल अलवर के राजगढ़, जोधपुर और फिर भीलवाड़ा तक पहुंचा। तो अब श्रीगंगानगर के पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ में भी ऐसे ही तनाव के हालात बने हुए हैं। सत्ता पक्ष आपराधिक वारदातों के नियंत्रण को लेकर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष के साथ ही आम जन भी नाराज हैं। श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर श्रीगंगानगर के लोगों से बात की। मरुधरा की धरा पर करौली से शुरू हुआ सांप्रदायिक तनाव अब आगे बढ़ता हुआ जोधपुर तक पहुंचा। जोधपुर से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से अब सरहदी जिले हनुमानगढ़ तक जा पहुंचा है। हमारे साथ विधानसभा चुनावों की भाजपा की तरफ से प्रत्याशी रही विनीता आहूजा है। हम इन्हीं से जानते हैं क्या हालात है इस समय गंगानगर के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। गंगानगर के लॉ ऑर्डर को तो आज 10 साल के बच्चे को भी पूछा जाए ना तो बहुत कुछ बता देगा। घर में सोया हुआ व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अभी अभी नाथावाली में किस तरह वो घुसे और कैसे गोलियां चलाई, कुछ समय पहले कैसे पेट्रोल पंप से एक दिव्यांग बच्चे का पिता निकला और उसे मार दिया गया, किस तरह कोई भी महिला हाथ में मोबाइल लेकर नहीं जा सकती, किस तरह हम मोटरसाइकिल नहीं खड़ा कर सकते, कहीं भी हम सुरक्षित नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, एक नेता तो क्या एक आम महिला होते हुए भी क्यों हमारा प्रशासन, क्यों हमारे यहाँ के MLA, क्यों हमारे मुख्यमंत्री इन चीजों को इतना नजरअंदाज कर रहे हैं। हम तो पहले से ही बॉर्डर पे हैं। इसका मतलब विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है कि वो सत्ता पक्ष से अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं, ये काम तो सारी जनता का, ना विपक्ष का ना पक्ष का, ये आम जन का है। दबाव तो आप ही का बनाने का काम है। बिल्कुल बना रहे हैं। हमने इस पे बहुत धरने भी दिए हैं और हर मेरे ख्याल में कोई हफ्ता नहीं बीता जब हम राज्यपाल महोदय को भी इस बारे में लिखते हैं। इसके बारे में जागना उनका काम है। कुछ बातें तो जो गंगानगर की अगर बात करेंगे तो ये बात सत्य है कि हमारे गंगानगर में 2 बार 3 बार फायरिंग हो चुकी है। शरेआम पेट्रोल पंप वाले को मारा जा चुका है। कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर है जिनका जिंदगी का ध्येय ही पैसा कमाना है और कम उम्र जीना है, उनके लोकल लोगों के साथ तार जुड़े हुए हैं जो फिरौती की शक्ल में पैसे लेते हैं, लोगों को टेलीफोन करते हैं। पुलिस की जहाँ तक बात करूँगा, पुलिस कहीं ना कहीं राजनीतिक लोकल दबाव में रहती है। अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो इसको निकाल दो, इसको छोड़ दो। मैं एक लड़के का नाम लूँगा, निशांत बजाज का,
सर और जो क्राइम केस इंसिडेंट है वो तो एक करंट इंसिडेंट है, उन परिवारों का नाश है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम डेवलप हो रहा है, जो केमिकल नशा है, इंजेक्टेबल्स है, वो आने वाली 10 पीढ़ियों को तबाह कर रहा है। ये जो नेता है क्या सोचते हैं इनके परिवारों में नहीं आ सकता क्या ऑर्गेनाइज क्राइम? अगर ये गरीब को नशा बेचेंगे, उसकी रोटी खाएंगे, तो क्या भ्रष्टाचार करके इनकी रोटी चल जाएगी? मैं अगर श्री गंगानगर की कानून व्यवस्था की बात करूं तो मैं 3P और 1M पे चलूंगा। 3P का मतलब है पब्लिक, पुलिस और पॉलिटिशियन। अगर हम लोग पब्लिक की बात करें, चूंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूं पब्लिक को भी, तो उनका ये कहना है कि आम जन से किसी से बात कर लो, उसका ये कहना है कि गोविंद जी कब कहां क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अगर हम पुलिस की दृष्टि से बात करें तो पुलिस जो है अपराधियों को अपराध होने के बाद पकड़ तो लेती है। पुलिस यही दावा करती है कि हमने सारे अपराधों का खुलासा कर दिया है। लेकिन ये सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है। पर ये और पुलिस के जो अधिकारी हैं या पुलिस का जो पूरा एक सिस्टम है वो ये गारंटी कभी नहीं करता कि आइंदा जो ये मामला होगा नहीं। अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें तो ये सारे गैंगस्टर जो है, जो भी कानून व्यवस्था है, इतना बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिशियन की ओर से प्रोडक्शन है। अब पॉलिटिशियन कौन है? अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का बवाल। जी हां, सीएम से भी मिलने गया था वकीलों का डेलीगेशन। मांग पर ध्यान नहीं दिए जाने से वकीलों में गुस्सा है। खबर ये उदयपुर से है। आपको बता दें कि वकीलों ने काले झंडे दिखाए, गिरफ्तारी दी। 40 साल से हाईकोर्ट बेंच की मांग वकील कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि उदयपुर में वकीलों ने बार एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन किया। एक डेलीगेशन जो कि मुख्यमंत्री से जाके मिला था। वकीलों का यह कहना है, आरोप है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया, उन्हें वो तवज्जो नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, और यही वजह है कि उन्होंने आज जमकर प्रदर्शन किया है उदयपुर में। पिछले 40 सालों से हाईकोर्ट बेंच की मांग उदयपुर में हो रही है और इसी को लेकर के एक डेलीगेशन सीएम से जाकर मिला था और वकीलों को लगा कि उन्हें वो तवज्जो नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसी वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया। हमारे हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले 40 वर्षों से है और पहले यहाँ भी लेटेस्ट पैटर्न के तहत महाराणा साहब ने हाईकोर्ट बेंच बना रखी थी। हाईकोर्ट यहाँ से जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, मर्जर हुआ, तब जोधपुर चली गई और जयपुर में भी रहनी थी। जयपुर में सन 76 में 30 जनवरी को हो गई इमरजेंसी के दौरान। यहाँ की मांग हमेशा लंबी रही। 1982 से हमारी मांग बराबर चली आ रही है। मैंने स्वयं ने इतनी बार संघर्ष किया। 102 दिन तक भी हड़ताल रही, 70 दिन भी हड़ताल रही, 169 दिन में कुल मिलाकर के हमारे लोगों ने कम से कम 2600 दिन तक हड़ताल रखी है। इससे ज्यादा तो हम कर भी क्या सकते। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, मुख्यमंत्री का उदयपुर की धरा पर हम स्वागत करते हैं, परंतु जिस तरह से मुख्यमंत्री जी केवल जोधपुर के मुख्यमंत्री ही मानते हैं, हम उनसे मांग करते पूरे प्रदेश की सोचे। जिस तरह से वो आदिवासियों को भला करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए और घोषणा करनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री अगर आदिवासियों को भला नहीं कर सकते तो उनको अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। विगत 40 वर्षों से हम इस मांग को 40 वर्षों से मांग कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, मगर जिस तरह से हमारे को वो एक कीड़े मकोड़े की तरह देखना चाहते हैं, हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम पूरी मेवाड़ की जनता उनको माफ नहीं करेगी। 23 जुलाई 2009 को डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली साहब जब भारत के तात्कालिक विधि मंत्री थे और मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने अशोक जी गहलोत साहब को एक पत्र लिखा था, उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किए जाए, आप अनुशंसा करिए। लेकिन तब से लेकर के आज दिन तक, चाहे अशोक जी गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, इन दोनों ने किसी भी प्रकार का सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। हमारा जो क्षेत्र है कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल के आधार पर आता है और इस 5th शेड्यूल के आधार पर कि झारखंड के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, एमपी के अंदर तीन बेंचें दे दी गई है, तो हमारे यहाँ पर देने के अंदर क्या हो रहा है? सफलता असफलता को देख के लड़ाइयाँ नहीं की जाती है। और आज हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे, पहले भी इन्होंने भूख हड़ताल की, आज भी ये गिरफ्तारी दे रहे हैं इस बात के लिए कि इस हाईकोर्ट बेंच की मांग के समर्थन में। चपलोत साहब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधि मंत्री रहे हैं, वो आज अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। यही पता लगता है कि इस मांग के लिए कितना यहाँ का अधिवक्ता वर्ग और आम जनता कितनी शिद्दत से लड़ाई लड़ रही है। लड़ाइयों के परिणाम कभी भी तय नहीं होते, लड़ाइयाँ है, हम अपने उद्देश्य जब तक खत्म नहीं हुआ हम लड़ते रहेंगे।
तो हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं वकीलों के प्रदर्शन की है और दूसरी जो तस्वीर है वो कांग्रेस के चिंतन शिविर की है। दरअसल वकीलों का ये कहना भी रहा कि वो अपनी बातें कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हैं। तो दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं उदयपुर में क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ वकील प्रदर्शन करते नजर आए, हाईकोर्ट बेंच की इनकी मांग है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। शक्तिनगर कैंप कार्यालय में बिरला ने लोगों की शिकायतें सुनी और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बिरला आज निर्माणाधीन IIIT का निरीक्षण भी करेंगे। मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को जनता की समस्या सुननी चाहिए और अंतिम तबके तक सरकार की योजनाओं का फायदा कैसे पहुंचे इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। बात करना, चर्चा करना, सामाजिक कार्यक्रमों में शरीक होना और किस तरीके से हम चर्चा और संवाद कर लोगों की समस्याओं का समाधान भी करें, सामाजिक आर्थिक लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए कार्य योजना भी बनाए। सामाजिक रूप से भी हमारी कोशिश है कि समाज का जो अंतिम तबका है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उस गरीब के व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना के तहत काम करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते हम हमारा दायित्व निभाते हुए सामूहिकता के साथ मिलकर किस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण कर सके, उसकी जिंदगी को बेहतर कर सके और उसके जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सके, इसके लिए सभी मिलकर व्यापक प्रयास करते हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद की सरकारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हर कोई चिंतित है। मंत्री के चालक और पीएसओ को हल्की चोट लगी है, वहीं मंत्री एकदम स्वस्थ हैं। मंत्री का चेकअप करने चिकित्सा विभाग की टीम मंत्री के आवास पहुंची और उनका हेल्थ चेकअप किया। मंत्री घटनास्थल से सीधे अपने निजी आवास फतेह मंजिल पोकरण पहुंचे। मंत्री के पोकरण आवास पूर्व पालिकाध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया सहित लोगों ने पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। मंत्री की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही सैकड़ों समर्थक मंत्री के निजी आवास पहुंच गए। मंत्री ने बताया कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं तमाम उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जानकारी प्राप्त होने के बाद में जो मेरे बारे में जो जोर से दुआएं की और सब कुछ जो उन्होंने किया। वैसे आप सबकी दुआओं से मैं सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ। जब मैं कल टोक दौरे पे था परिवार क्षेत्र में, नाइट में मैं जब जोधपुर रुक गया था, वहाँ पर स्टॉपेज था, और मॉर्निंग में जब निकला तो जोधपुर से जैसे निकलता है 10-15 मिनट बाद में इंडियन गैस की जो एक ट्रक थी वो बिना इशारे किए उसने अपने गोदाम की तरफ गाड़ी को ले लिया, जबकि हम गाड़ी के पीछे चल रहे थे। तो इसकी वजह से वो गाड़ी उनके एकदम पीछे आ गई। पर आप सबकी दुआ से कोई ज़्यादा चोटें वोटें नहीं आई, मामूली सी कुछ लोगों को आई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबकी दुआओं से, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है। और जिन जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य के प्रति जो पूछा उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सबकी दुआओं से आगे भी जनता की सेवा करते रहें। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरियावद में आयोजित होने वाले आदिवासी सम्मेलन के लिए जाने के दौरान चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिंतन शिविर के माध्यम से वजूद बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन सबका अधिकार है, लेकिन मुझे जानबूझकर रोका जा रहा है। हर कोई करता तो इसलिए वजूद बचे
गहलोत साहब का बचे, कांग्रेस का बचे, लेकिन बचने वाला नहीं, क्योंकि सरकार की नेगेटिविटी ज़्यादा है, कानून की स्थिति बड़ी खराब है। आपने देखा राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद एक विधायक को सरेंडर कर रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री अपने निवास पर एक अपराधी को बुलाया, पुलिस को बुलाकर सरेंडर करे, मतलब अपराधियों के सरगना बन चुके हैं गहलोत साहब। ये कानून की स्थिति है। और आप रोज देख रहे हैं लूट पाट, डकैती, बलात्कार, रेप, गैंगरेप, बेतहाशा राजस्थान नंबर 1 पर महिला अत्याचार, दलित अत्याचार और बेरोजगारी भयंकर है, भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रशासन पर नियंत्रण गहलोत साहब हो चुके हैं। बारां के मंडोला गांव में अटरू रोड पर एक चलती वैन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगी। हालांकि समय रहते वैन में सवार तीनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक वैन पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। अब डालोगे ना इतनी देर में पूरी सब डालोगे दादा ना, पहले डाल दो नहीं हो नहीं, अगर मोटर होगी तो कानो पहले सिरोही के माउंट आबू के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। आग के कारण कई जानवरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वन विभाग ने अभी जानवरों की मौत की पुष्टि नहीं की है। भीषण गर्मी के साथ तेज हवाओं के कारण आग बड़े इलाके में फैल चुकी है। वन विभाग का दावा है कि अधिकतर हिस्सों में आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन पर्यटकों का कहना है कि अभी भी कई इलाकों में आग लगी हुई है। लगातार गर्मी के कारण अलवर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण गर्मी ने बच्चों का तो जीना मुहाल कर ही दिया है। गर्मी के कारण बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। शहर के राजकीय गीतानंद शिशु अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई है। हालत यह है कि वार्डों में बेड कम पड़ने लगे हैं और एक बेड पर 2 से 3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा ने लोगों से अपने बच्चों को गर्मी से बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बराबर पानी पिलाते रहें और बाजारू चीजें बिल्कुल न खिलाएं। कोटा के संजय नगर में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट और पत्थरबाजी की। हंगामा, उत्पात और पत्थरबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित रेशमा और उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने कैबिन को पलट दिया और कैबिन में रखे करीब 60 से 70 हजार के सामान लूट लिए। साथ ही 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर कैबिन को आग लगाने की कोशिश की। जोधपुर में नव आरक्षकों के बैच संख्या 245 के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 193 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठापूर्वक होकर देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने की शपथ ली। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि बीएसएफ में एडीजी राजविंदर सिंह भट्टी रहे, जिन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि महोदय ने नव आरक्षकों को संबोधित करते हुए ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर नव आरक्षकों को सम्मानित भी किया गया। दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। ये वो समय है जब आप प्रशिक्षु की श्रेणी से कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के उपरांत रेगुलर ड्यूटी में प्रवेश करते हैं और इसके कई रूप में आपके जीवन में मायने आपको धीरे धीरे अगले सालों में सामने आएंगे। सर्वप्रथम यूपी पे जाएंगे, आपके जो साथी हैं
उसके साथ जो है आपका जो लगाव है अपनी पलटन के साथ, अपनी कंपनी के साथ, वो ही आपकी ताकत का आधार है। अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़े रहना है। जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, कोई ताकत हमको हिला नहीं सकती। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोविड स्वास्थ्य सहायकों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। स्वास्थ्य सहायकों की मुलाकात खत्म हो गई है। प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा से मुलाकात खत्म हुई है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कहा कि प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया धरना खत्म होने के बाद सीएम से मुलाकात करवाने का। शहीद स्मारक पर धरना जारी रहेगा, ये कहा है स्वास्थ्य सहायकों ने, यानी धरना खत्म नहीं होगा। तो अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो बात नहीं बन सकी है। सीएचए का धरना जारी रहेगा, ये सीएचए ने क्लियर कर दिया है। और आपको बता दें कि वार्ता हुई और उस वार्ता में पहले धरना खत्म करने की बात कही गई प्रमुख सचिव की ओर से। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी, बात नहीं बन पाई? जी बिल्कुल, देखिए बात नहीं बन पाई है, लेकिन इस बैठक से एक पॉजिटिव संकेत जरूर मिले हैं कि जिस तरह से प्रमुख सचिव पहले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के उनसे जो है वो वार्ता हुई है, दूसरा मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये वार्ता हुई है और यह आश्वासन जो है वो इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को दिया गया है कि आपके मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं आपकी समस्याओं का सुलझाना की कोशिश जो है वो की जाए, इसलिए आज से ये बैठक जो है वो रखी गई थी। लेकिन क्योंकि साथ में ये भी कहा गया कि आप धरना समाप्त कर दीजिए और फिर जो है वो आपकी मांगों पर विचार होगा। लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कहना था कि जब तक ठोस आश्वासन जो है वो नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अगर आंदोलन को अभी समाप्त कर दिया गया तो फिर जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो कुछ पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी भी इनको जो है वो ऐसा ठोस आश्वासन जो है वो नहीं मिला है जिसके चलते कि ये लोग अपना धरना जो है वो समाप्त कर दें। इस लिहाज से धरना जो है वो लगातार जारी है और इनकी साफ तौर पर एक ही मांग है कि संविदा कैडर में जो है वो इनको शामिल किया जाए और उनकी सेवाएं जो है वो बहाल की जाए। अब जब तक उस प्रकार के आदेश जो है वो जारी नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जो है वो इसी प्रकार से जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही।